नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के दबाव में चुनाव आयोग के बड़े ऐलान की, चिराग के बयान से बढ़ी एनडीए की चिंता की। देखेंगे तेजस्वी यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या किया दावा, जस्टिस सूर्यकांत ने कॉलेजियम सिस्टम को क्यों बताया जरूरी। देखेंगे मणिपुर में फिर क्यों भंग हुई शांति, और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के सामने झुकी सरकार की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर की रोक लगाने की मांग। 21 जुलाई को संसद सत्र में झुग्गीवासियों की समस्या को उठाने की कही बात। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की हुई सगाई, रिंग पहनकर रो पड़ी प्रिया। अखिलेश, डिंपल और जया बच्चन भी रही मौजूद। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह बाघेला का तीखा बयान, बीजेपी में लग चुकी है जंग, सरकार की नीतियों और शासन से तंग आ चुकी है प्रदेश की जनता। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस का बड़ा हमला, कहा लोगों को मन की बात सुनाने वाले प्रधानमंत्री 11 साल तक जन की बात और उनके सवालों से भागते रहे, डरते हैं मोदी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगते चले आ रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव की तारीखें बीजेपी नेताओं की इच्छा पर तय होती हैं, यहां तक कि चुनाव में धांधली के आरोप भी चुनाव आयोग पर लगते हैं। राहुल गांधी ने तो बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को मैच फिक्सिंग तक कह दिया। अब चुनाव आयोग दबाव में है और उसकी तरफ से वोटिंग लिस्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। तो क्या है खबर, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी ने बीते दिनों चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया था। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे, खास तौर पर मतदाता सूची में हेरफेर करने के दावे किए थे। और अब चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने 2009 से 2024 तक के हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग लिस्ट कांग्रेस को देने का फैसला किया है। 1998 से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साल में होते आए हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दिसंबर 2024 में ये अनुरोध किया था। सुरजेवाला ने दिसंबर 2024 में एक अर्जी दी थी और उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के सभी चुनावों का डेटा मांगा था। उनका कहना था कि उन्हें 2009 से लेकर अब तक के सभी चुनावों के आंकड़े चाहिए। जब डेटा मिलने में देरी हुई तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। फरवरी 2025 में चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि उन्हें डेटा की जांच करने में समय लगेगा। उसे कानून के अनुसार फैसला लेने के लिए 3 महीने का समय चाहिए। और अब हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव आयोग को आदेश जारी कर दिया गया है कि वो मांगे जाने पर कांग्रेस नेताओं को मतदाता सूची उपलब्ध करा दें। सुरजेवाला की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के आंकड़ों की जांच करने में सक्षम होना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता तय हो सके। वोटिंग लिस्ट की जाँच से पता चल सकेगा कि गड़बड़ी कहाँ हुई है। अब चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट देने को तैयार हो गया है। इसका मतलब है कि पार्टियां ये देख सकें कि वोटर लिस्ट सही है या नहीं। दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। चुनाव आयोग ने तो अभी तक राहुल के आरोपों का जवाब नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने जरूर चुनाव आयोग के समर्थन में राहुल को घेरने की कोशिश की है। हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट कांग्रेस को देने के लिए चुनाव आयोग तैयार हो गया है। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट का घोटाला सामने आ सकता है, जिससे बीजेपी की मुसीबत बढ़ सकती है। वैसे बीजेपी की मुसीबत को उसके सहयोगियों ने भी बढ़ा रखा है। बीजेपी के सहयोगी एलजेपी चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा में रैली की और इस रैली में उन्होंने गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। तो क्या कहा चिराग ने, जिससे बीजेपी दिख रही है चिंता में, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अब राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एनडीए के सहयोगी बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद अब चिराग पासवान के ऐलान ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भोजपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अब चिराग के बयान को बीजेपी और नीतीश दोनों के लिए ही चुनौती माना जा रहा है। जानकारों का दावा है कि चिराग ने बीजेपी आलाकमान तक अपना संदेश पहुंचा दिया है। उन्होंने शाहाबाद क्षेत्र को चुना और कहा कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। चिराग पासवान ने कहा कि वो भी बिहार से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में चिराग की एंट्री से सियासत पहले से ही गरमाई हुई है।
खासकर नीतीश कुमार परेशान है। लेकिन अब जिस तरह से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है, उसके बीच में चिराग का 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करना बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि चिराग अब कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि वो इस बार आलाकमान से ज्यादा सीटों की डिमांड करने वाले हैं। यानी चिराग के तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए बिहार में इस बार सीट बंटवारा आसान नहीं होने वाला। चिराग ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे एनडीए में टूट के संकेत भी मिलने लगे हैं। यानी नीतीश के खिलाफ 2020 वाला खेल फिर से हो सकता है। वैसे 2020 चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने राहुल के मैच फिक्सिंग वाले दावे का समर्थन करते हुए कहा कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन जीता था, लेकिन साजिश कर एनडीए को चुनाव जिता दिया गया। तो क्या कहा तेजस्वी ने, देखे रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता जाहिर करते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए और अब उनके समर्थन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान आया है। उन्होंने पीएम मोदी पर संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करने के आरोप लगा दिए। पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ही जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सभी को हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है, चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल को पहले से ही पता होता है कि चुनाव कब होना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीत रहा था, लेकिन अचानक ही काउंटिंग रोक दी गई। फिर जब देर रात गिनती शुरू हुई तो हमारे जो उम्मीदवार जीत रहे थे, उनमें किसी को 12 वोट से तो किसी को 100 वोट से हारने की घोषणा कर दी गई। तेजस्वी ने कहा कि अगर 2020 में धांधली नहीं होती तो अभी महागठबंधन की सरकार होती। दरअसल 2020 के चुनाव में काउंटिंग के दौरान आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि चुनाव आयोग की तरफ से करीब 20 सीटों के चुनाव नतीजे रोक दिए गए। जहां महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे थे, वहां चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किए गए और 2-3 घंटे बाद अचानक एनडीए की जीत का ऐलान कर दिया गया। तेजस्वी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थानों को ईमानदारी से चुनाव कराने चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर संवैधानिक संस्थान ही बर्बाद हो जाएंगे तो लोगों को न्याय कहां मिलेगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तक महागठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट है। चुनाव आयोग और एनडीए सरकार पर हमलावर है। अब ऐसे में बिहार चुनाव पर सबकी नजरें हैं। ये तय माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये बहस और बढ़ने वाली है। 2020 की चूक 2025 में महागठबंधन नहीं करेगा, इसलिए पहले से ही तैयारी की जा रही है। इस बार एनडीए को झटका देने की तैयारी है, तो मोदी सरकार को भी बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार के हस्तक्षेप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो क्या कहा है जस्टिस सूर्यकांत ने, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कॉलेजियम प्रणाली का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि अपने दोषों के बावजूद ये प्रणाली न्यायपालिका की स्वायत्तता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुरक्षा तंत्र है। जस्टिस सूर्यकांत अमेरिका के सिएटल यूनिवर्सिटी में द क्वाइट सेंटिनल कोर्ट्स डेमोक्रेसी एंड द डायलॉग अकॉर्ड्स बॉर्डर्स विषय पर व्याख्यान करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप को सीमित करती है, जिससे न्यायिक निष्पक्षता सुरक्षित रहती है। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि कॉलेजियम प्रणाली को पारदर्शिता की कमी और निर्णय प्रक्रिया में स्पष्ट मानदंडों की अनुपस्थिति के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारदर्शिता और जन विश्वास को बढ़ाने की दिशा में गंभीर प्रयास हुए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संवैधानिक नैतिकता की प्रहरी है और इसने भारत के लोकतंत्र की नैतिक रीढ़ को गढ़ा है। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर पड़े दबावों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर ने न्यायपालिका की चेतना को नई दिशा दी और ये अनुभव न्यायिक स्वतंत्रता की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जहां बहुसंख्यकवाद को नियंत्रण में रखा जाता है, अल्पसंख्यकों की रक्षा होती है और मूल्यों की बलि लोकप्रियता के नाम पर नहीं दी जा सकती। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, न्यायपालिका एक उदारकर्ता नहीं बल्कि एक शांत प्रहरी है। ये नारे नहीं लगाती, ये देखती है कि जब आवश्यक हो तो बोलती है, प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि संविधान को संरक्षित करने के लिए बोलती है। इससे पहले 3 जून को वॉशिंगटन स्टेट सुप्रीम कोर्ट ओलंपिया के दौरे के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा था कि पूर्व सेंसरशिप और सार्वजनिक व्यवस्था के अस्पष्ट बहानों के आधार पर अभिव्यक्ति के अधिकार को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, अन्याय के सामने चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि सहभागिता है।
बता दें, इससे पहले चीफ जस्टिस BR गवई ने भी कॉलेजियम प्रणाली की वकालत की थी और अब जस्टिस सूर्यकांत ने भी वही बात दोहराई है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से लगातार आ रहे इन बयानों ने मोदी सरकार को बेचैन कर दिया है। केंद्र सरकार की कोशिश कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कर दिया कि कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि सरकारी हस्तक्षेप ना हो। सरकार के ज्यादा हस्तक्षेप से हालात कैसे बिगड़ते हैं, ये मणिपुर में दिखाई दे रहा है, जहां 2 साल से हिंसा चल रही है और अब अचानक ये और तेज हो गई है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। मैतेई कट्टरपंथी संगठन अरमबाई टेंगोल के एक नेता की कथित गिरफ्तारी के बाद इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके चलते इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थौबाल, कछिंग और बिष्णुपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं 5 दिनों के लिए निलंबित कर दी गई हैं। प्रशासन ने बिष्णुपुर में कर्फ्यू और अन्य जिलों में 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। इधर कांग्रेस ने इस हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर के लोग दुख और पीड़ा झेल रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, मणिपुर के लोगों का दुख और पीड़ा थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 मई 2023 से शुरू हुई हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए। कांग्रेस ने शुरू से राष्ट्रपति शासन की मांग की, लेकिन बीजेपी ने देरी की। अब भी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? बता दें कि जयराम रमेश ने मणिपुर में 3 मई 2023 से शुरू हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए और कई पूजा स्थल नष्ट हो गए। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू करने में देरी की और अब भी हालात कंट्रोल में नहीं है। अब कांग्रेस के इस हमले का बीजेपी क्या जवाब देगी और क्या मणिपुर में शांति दोबारा लौटेगी, ये देखना होगा। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पीएम के मणिपुर नहीं जाने को लेकर भी उन्हें घेरा है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना की बगावत को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल उठे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने केंद्र की एजेंसी पर तीखा आरोप लगाते हुए एकनाथ शिंदे को घेरा है। तो क्या कहा है राउत ने, देखिए रिपोर्ट में। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने कहा कि जब पार्टी टूटने की नौबत आई थी तब एकनाथ शिंदे खुद डर गए थे और मुझसे बोले थे कि मुझे जेल नहीं जाना। अब तो पोते पोतियां भी हो गई हैं, मेरे साथ चलो। संजय राउत ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि चल मेरे साथ। हम दोनों अयोध्या भी साथ गए थे। तब वो मेरे रूम में आए और कहने लगे कि हम एक साथ चले, लेकिन मैं बोला कि मत जाओ। क्यों जा रहे हो? उन्होंने मुझसे कहा कि अब मुझे जेल नहीं जाना, पोते पोतियां हो गई हैं। तब मैंने कहा कि मेरे भी पोते पोतियां हैं, लेकिन पार्टी ने हमें जो कुछ भी दिया है उस पर पैर रख कर जाना बाला साहेब ठाकरे के साथ गद्दारी होगी। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिंदे डर गए थे और सत्ता के लालच में चले गए। डरपोक लोग ही बहादुरों पर शब्दों से हमला करते हैं। अब हालत यह है कि ईडी तक राजनीतिक लोगों को छूने से डरती है। संयम नहीं रहा, लालच में बह गए। इन्हें यह समझ नहीं है कि बहुमत कभी स्थायी नहीं होता। हालांकि संजय राउत के आरोपों पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राउत क्या कह रहे हैं ये उन्हीं से पूछिए, मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब संजय राउत के इस दावे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। भरतपुर के बयाना में गुर्जर समाज ने अपनी मांगों को लेकर महापंचायत की, जहां आरक्षण, बैकलॉग, भर्तियां और पुराने मुकदमों की वापसी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सरकार ने ड्राफ्ट भेजकर समाज से बातचीत की कोशिश भी की। तो क्या कुछ कहा आज गुर्जर महापंचायत में और क्या है समाज की मांग और उनका अगला कदम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना इलाके में गुर्जर समाज की महापंचायत हुई। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला के नेतृत्व में ये सभा हुई, जिसमें समाज की कई मांगों पर चर्चा हुई। सरकार को दोपहर तक का अल्टीमेटम दिया गया था और जवाब में सरकार ने एक ड्राफ्ट भेजा, जिसे विजय बैंसला ने महापंचायत में पढ़कर सुनाया। गुर्जरों की सहमति के बाद महापंचायत खत्म कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गुर्जर समाज की मांगे क्या हैं और ये आंदोलन बार बार क्यों भड़क उठता है। दरअसल गुर्जर समाज लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। उनकी प्रमुख मांगे हैं 5% आरक्षण की मांग। गुर्जर समाज विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत 5% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग कर रहा है, ताकि ये कानूनी रूप से पक्का हो और उसे कोर्ट में चुनौती न मिले। बैकलॉग भर्तियों का लाभ। सरकारी नौकरियों में एमबीसी कोटे की रिक्तियों को भरने और बैकलॉग भर्तियों में गुर्जर समाज को पूरा लाभ देने की मांग। पुराने मुकदमों की वापसी। पिछले आरक्षण आंदोलनों के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग। देवनारायण योजना का बेहतर क्रियान्वयन।
गुर्जर समाज के उत्थान के लिए बनी देवनारायण योजना को और प्रभावी बनाने की बात। उधर महापंचायत खत्म होने के बाद भी ये साफ नहीं हुआ कि सरकार का ड्राफ्ट कितना प्रभावी होगा। हालांकि गुर्जर नेताओं का कहना है कि सरकार ने पहले किए वादों पर पूरी तरह अमल नहीं किया, जिसके चलते समाज को फिर से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। विजय बैंसला ने साफ कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो समाज बड़ा आंदोलन करेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।